नमस्कार, मैं मविन नासिर और स्वागत का हमारे चैनल मावले सफ़र मीडिया में। आज का जो पॉडकास्ट है बेहद ही खास है क्योंकि हमारे साथ है बहुत ही बेहतरीन व्यक्तिमत्व श्री उदय देशपांडे जी। और जैसे कि आपको पता है कि इस वर्ष हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनको देश का वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और कारण ये था जो उन्होंने मलखम्ब में उल्लेखनीय कार्य किया है, संघर्ष किया है, उसको लेकर हमारे केंद्र सरकार ने उन्हें इस पद से सम्मानित किया। तो आइए इस पॉडकास्ट का शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते। सर, आपका जो संघर्ष था बहुत ही लंबा था, बहुत लंबा सफ़र रहा आपका। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सर वो क्षण था जब स्पीकर ने आपका नाम का घोषणा किया और आप चलकर तभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ आप चल रहे थे पद्मश्री अवार्ड लेने के लिए। तो सर उस क्षण, उस लम्हे में आपके मन में क्या विचार था सर? क्योंकि इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ा सफ़र और तभी आपने पुरस्कार लिया, उसके बाद अपने उसको ये जर्नी को कैसे सेलिब्रेट किया, हमें बताइए। बहुत अच्छा क्षण था वो, जब इतनी सालों की मेहनत, चाहे उसको तपश्चर्या कहे, संघर्ष कहे, कि आज इसको एक अच्छा स्वरूप मिल गया है कि भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए उसको उचित समझा है। तो ये मैं उसी समय सोचा, ये मलखम्ब का सबसे बड़ा सम्मान है। मलखम्ब तो मेरे जन्म से पहले भी अस्तित्व में था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मलखम्ब के लिए दी है, जैसे बालम भट्टाचार्य देवधर थे, या जितने भी लोग आज तक अलग अलग प्रांतों में, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर भी जिन्होंने मलखम्ब के लिए पूरा योगदान दिया है, उनकी मुझे बहुत याद है कि आपका सपना आज पूरा हो रहा है। जिस खेल के लिए आपने इतना जान न्यौछावर कर दी है, उस खेल को आज पद्म अलंकरण से सम्मानित किया जा रहा है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। और दूसरी बात ये भी थी कि मुझे यहाँ तक लाने के लिए जिन लोगों का ज़्यादा योगदान रहा, जैसे मेरे श्री समर्थ व्यायाम मंदिर के पूज्य संस्थापक व्यायाम महर्षि प्रहलाद लक्ष्मण काले गुरु जी हैं, या पडवल सर हैं, कीर्तिकर सर है, रोहिदास ठाकुर है, जिन्होंने मुझे एक छोटे बच्चे से लेकर इसमें रुचि निर्माण की और उसमें पारंगत किया। और जो मेरे सहकारी थे, दीपक वैद्य है, गोपाल सुकटणकर है, गिरीश सुकटणकर है, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जैसे श्रेयस मस्कर है, नीता ताटके है, दत्ताराम तुदम है, तो इन सभी लोगों की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये उनको समर्पित है ये मेरा पुरस्कार, यही भावना मेरे मन में थी। सर, आज आपने एक शब्द सुना रहेगा, जेनजी और मिलीनियल्स। तो जो आजकल के जो नौजवान पीढ़ी है सर, तो उनको मलखम्ब के बारे में इतना ज्ञान नहीं है क्योंकि मीडिया और समाचार इसके बारे में ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं कर रहा है। तो सर शॉर्ट में आप बता सकते हो हमारे आजकल के नौजवान को कि मलखम्ब का शुरुआत कैसे हुआ? जी, मलखम्ब एक पारंपरिक भारतीय सांस्कृतिक धरोहर है। एक लकड़ी का खंभा या तो एक रस्सी ऊपर से टंगी हुई होती है, और उसके ऊपर अलग अलग विभिन्न योग मुद्राएं या एक्रोबैटिक एलिमेंट्स या एक्सरसाइजेस किए जाते हैं, जिससे कम से कम समय में शरीर के हर एक हिस्से को ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम मिलता है। हाथों की उंगलियों से लेकर पैरों की उंगलियों तक, बाइसेप्स ट्राइसेप्स जैसे मसल्स हो, या इंटरनल सिस्टम्स हो, जैसे रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, इन सभी इंटरनल सिस्टम्स को भी बहुत अच्छा व्यायाम होता है। जब हम जिम में जाते हैं तो अलग अलग मशीन्स होते हैं। काफ मसल्स के लिए अलग मशीन होता है, थाइस के लिए अलग मशीन होता है, पीठ के लिए या शोल्डर्स के लिए या बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए अलग मशीन होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक लकड़ी का खंभा है या तो एक रस्सी है, लेकिन पूरे शरीर को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम मिलता है। तो ये बहुत सालों से हमारे यहाँ चलते हुआ आई हुई ये कला है, विद्या है, और आज तक लाखों लोगों ने इसका फायदा लिया है, अपनी सेहत अच्छी की है, अपने विभिन्न जो बेसिक एबिलिटीज है उनको बढ़ाया है, जिसका उनको उनके उनकी जिंदगी में उसका बहुत फायदा हुआ है। तो ये हम चाहते हैं कि ये मलखम्ब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाया जाए। जैसे हजारों साल पहले
रामायण महाभारत काल में भी मलखम्ब अस्तित्व में था, ऐसे कहा जाता है। महाबली हनुमान जो थे, ये मलखम्ब के आद्य जनक है। तो दूसरे बाजीराव पेशवा के ज़माने में, यानी 200-250 साल पहले, पूना में हैदराबाद के निजाम से दो पहलवान आ गए। एक का नाम था अली और एक का नाम था गुलाब। ये दोनों 6.5-7 फीट कद के घट्टे कट्टे नौजवान थे, और उनकी ये खासियत थी कि आज तक कोई भी उनको कुश्ती में हरा नहीं सका था। तो उन्होंने चुनौती दी। उस समय बाजीराव पेशवा के ज़माने में उनके पास 52 पहलवान थे, लेकिन इन दोनों की सेहत और उनका रेपुटेशन ये देखकर एक की भी हिम्मत नहीं हुई उनके आह्वान की स्वीकार करना। उस समय एक 17-18 वर्ष का एक बालम भट्टारा देवधर नाम का जवान था, जिनका काम था भिक्षुकी करना, पूजा अर्चा करना। लेकिन दरबार की इज्जत देखकर उन्होंने कहा कि मैं इस आह्वान का स्वीकार करूंगा। उन्होंने कुछ मदद मांग ली और नासिक जिले में निफाड तालुके में कोठुरे नाम का गांव था उनका, वहां जाकर माँ के आशीर्वाद लिए। और वहाँ एक गॉडेस सप्तशृंगी है, जिस 7 हॉर्न्स जिसको कहते हैं, 7 पीक्स ऑफ माउंटेन, जहाँ पर उनका अबोर्ड था सप्तशृंगी देवी। उन्होंने उसका कठोर अनुष्ठान किया। देवी प्रसन्न हो गई। देवी ने कहा कि बजरंगबली आपके सपने में आएंगे और कुश्ती के कुछ दांव दिखा देंगे। तो वैसे उनको बजरंगबली ने 3 रात लगातार दर्शन दिए और एक लकड़ी के खंभे के ऊपर कुछ कुश्ती के दांव दिखा दिए। उन्होंने वहां एक लकड़ी का खंभा तैयार कर लिया, उसके ऊपर उसका अभ्यास किया, और जिस दिन उनको वापस आना था उस दिन वो पूना में वापस आ गए। और कुछ चंद मिनटों में उन्होंने अली नाम के पहलवान को बुरी तरह से परास्त कर दिया। वो देखकर गुलाब भाग गया, उसने कुश्ती खेलना नकार दिया। तो जिस खंबे ने अपने से ताकत में, उम्र में या एबिलिटी में अच्छे वाले पहलवान को परास्त करने का टेक्निक सिखा दिया, उस खंबे को उन्होंने नाम दिया मल्लखंब। तो बालम भट्टारा देवधर ये मलखम्ब के आद्य जनक कहा जाते हैं। इस बार पेरिस ओलंपिक्स में हमारी टीम ने मलखम्ब खेल का प्रदर्शन किया। सर, क्या कारण है इतना प्रसिद्ध खेल होने के बावजूद ओलंपिक्स में ऑफिशियल खेल का स्थान हमें नहीं मिला मलखम्ब में? सही बात है। बहुत सारे लोगों ने यह सवाल पूछा है कि इतना अच्छा खेल होने के बावजूद भी उसको ओलंपिक में स्थान क्यों नहीं है। लेकिन ओलंपिक्स जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक खेल महाकुंभ है, जहाँ पूरे 190-200 देश जो है वो सभी उसके लिए अपने अपने खिलाड़ी तैयार करते हैं, एक कॉन्टेस्ट में उनको भेजते हैं। लेकिन उसका एक नियम है कि कम से कम 5 खंडों में 75 देशों में जो खेल प्रचलित है वही खेल ओलंपिक के लिए पात्र होता है। तो मलखम्ब की तो अभी अभी बहुत सारे देशों में शुरुआत हो गई है। तो अभी 5 खंडों में और 75 देशों में उसको जाना है। वहाँ उस कंट्री में, उस देश में उसकी नेशनल फेडरेशन होनी चाहिए, उनकी नेशनल चैंपियनशिप होनी चाहिए, उनकी टीम होनी चाहिए। ऐसे जब 75 देशों में होगा तभी ये खेल ओलंपिक में एंट्री करने के लिए पात्र होगा। लेकिन 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में अपने महाराष्ट्र के अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने एक दल भेजा था। उन्होंने वहां हिटलर के सामने भी मलखम्ब का प्रदर्शन किया था, और हिटलर इतना प्रभावित हो गया था कि उन्होंने उन खिलाड़ियों को ओलंपिक मेडल दे दिया था। तो उसके बाद अभी 88-89 ईयर्स के बाद इस साल जब 2024 में पेरिस में, फ्रांस में ओलंपिक का आयोजन हुआ, उस समय एक खेल करके, एक डेमोन्स्ट्रेटिव गेम करके मलखम्ब को सिलेक्ट किया गया। और इंडिया हाउस जो था वहाँ पर रिलायंस फाउंडेशन की ओर से नीता मुकेश अंबानी जी जो है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के भी सदस्य है, जिन्होंने 2023 में थॉमस बाक जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं,
उनको मुंबई बुलाया था और घनसोली में जहाँ रिलायंस कॉरपोरेट पार्क है वहाँ पर एक बहुत बड़ा 3-4 हज़ार बच्चों का एक अलग अलग खेलों का डेमोन्स्ट्रेशन उनके लिए आयोजित किया था, जिसमें गली क्रिकेट था, जिसमें खो खो था, जिसमें मलखम्ब भी था। तो मैंने 10 लड़कियां और 10 ब्लाइंड लड़के, ऐसे 20 ब्लाइंड बच्चों के साथ वहाँ मलखम्ब का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, जिसके ऊपर बहुत प्रभावित हो गए। और उन्होंने ये इंडिया हाउस जो रिलायंस फाउंडेशन में फर्स्ट टाइम इंडिया गॉट द चांस की, ऐसे ओलंपिक के समय जो अलग अलग देशों के पेविलियंस होते हैं वैसे इंडिया हाउस को ये चांस मिला। और इंडिया हाउस में 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक हर दिन मलखम्ब का डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, जहां पर बहुत सारे देशों से लोग आते थे। इंडिया के भी जो लोग पेरिस में, फ्रांस में बहुत सालों से रहते हैं, अलग अलग जर्मनी हो, नीदरलैंड हो, ऑस्ट्रिया हो, यहाँ रहते हैं, वो लोग ओलंपिक देखने के लिए आए थे। वो वहाँ आ गए इंडिया हाउस में और उन्होंने डेली 2 बार मलखम्ब का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। उसको देखकर हमें मिलकर बड़ी प्रशंसा की कि आपने उचित कदम उठाया है कि मलखम्ब को ये ग्लोबल लेवल पे आपने प्रमोट किया है, लोगों के सामने लाया है। सर, मलक्कम प्रैक्टिस करना बहुत ही कठिन है। माइंड और बॉडी का परफेक्ट तालमेल होना चाहिए। इस खेल को कैसे कार्य में लाते हैं और कितना चुनौतीपूर्ण ये खेल है? एक्चुअली सभी खेल ग्राउंड लेवल पे खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट हो, हॉकी, फुटबॉल हो, या जूडो हो, या खो खो, कबड्डी जैसे इंडिजिनस गेम्स हो। दे आर ऑल प्लेड ऑन द ग्राउंड लेवल। लेकिन ये मलखम्ब एक ही खेल है जो जमीन के ऊपर 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट इतनी ऊंचाई पर खेला जाता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक तो फियर कॉम्प्लेक्स है उसमें, और इतना ऊपर चढ़ने में अगेंस्ट द ग्रेविटी बॉडी को पुल करने में ताकत लगती है, पेन होता है। तो बहुत सारे लोग इसको सीखने की शुरुआत करते हैं और इसको छोड़ देते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं कर पाता हूँ इसको, मुझे डर लगता है या मुझे दर्द होता है। तो हमने ये बहुत सालों के बाद प्रयत्न करने के बाद ये देख लिया कि कुछ खेल बहुत पॉपुलर क्यों है। जैसे क्रिकेट है, हाथ में एक बल्ला लिया और बॉल को मार दिया, या फुटबॉल है, जैसे एक बॉल को पैर से मार दिया। इसमें बॉडी को पेन नहीं है, दर्द नहीं है, और एंजॉयमेंट है। तो हमने मलखम्ब के ऊपर भी, रोप मलखम्ब के ऊपर हो या पोल मलखम्ब के ऊपर हो, ऐसे अलग अलग बहुत सारे एक्सरसाइजेस नए नए डिवाइस किए हैं कि विदाउट क्लाइंबिंग ऑन द एपरेटस यू कैन एंजॉय द गेम। और जैसे हमें पता है कि मोबाइल पे भी बहुत सारे गेम खेलते हैं, एक गेम को जीत जाएंगे तो आगे का गेम खेलेंगे, फिर आगे खेलेंगे, एंड देन वी गेट एडिक्टेड टू इट। इसी प्रकार से मलखम्ब पर विदाउट क्लाइंबिंग, विदाउट गेटिंग एनी पेन टू द बॉडी, वी स्टार्ट लर्निंग द गेम। एक खेल सीखने की शुरुआत करते हैं, और जैसे जैसे सीखते हैं वैसे हम गेम एंजॉय करते हैं। अपने आप आस्ते आस्ते बॉडी डेवलपमेंट भी हो जाती है, स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, पेन कम होते जाता है, एंड देन यू लर्न मोर एंड मोर इन द गेम। तो ऐसे मलखम्ब पर हाथों की उंगलियों को रस्सी पकड़कर या पैरों में रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना है, या थाइज में मलखम्ब को पकड़कर ऊपर चढ़ना है। तो आस्ते आस्ते योर बॉडी गेट यूज टू इट, एंड देन यू कैन लर्न द डिफिकल्ट एलिमेंट, जहाँ पर ऊपर से टांगना है, मलखम्ब के ऊपर बैठना है या ऊपर खड़े रहना है, या सिर नीचे और पैर ऊपर करना, उल्टा लटकना है। ऐसे अलग अलग विभिन्न मुद्राएं हैं जो अभ्यास के बाद में आपको आराम से आप कर सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं। सर, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे जो खेल है वो ग्लैमराइज हो गया है। हम देखते हैं क्रिकेट का इंडियन प्रीमियर लीग हो गया है, आप फीफा लीग सर हम देखते हैं। सर, कबड्डी में भी इंडिया में भी आपने देखा कि प्रो कबड्डी लीग आया है। तो सर, मलकम को अगर प्रमोट करना है, मार्केटिंग करना है और मलकम को सर ग्लैमरस करना है, तो क्या क्या स्टेप सरकार ले रही है सर, और उदय सर आप ले रहे हो कि जो मलकम का जो खेल है वो और लोगों तक पहुंचे? सही बात है। ये मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया या विश्व मलखम्ब फेडरेशन, या स्टेट लेवल पर अलग अलग राज्यों के जो फेडरेशन है, ये मलखम्ब को
लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम जितने अच्छा मार्केटिंग करेंगे, जितना इसकी पब्लिसिटी करेंगे, जितने सेलिब्रिटीज हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको मलखम्ब में लाएंगे, उनको मलखम्ब सिखाएंगे, तो लोगों के सामने मलखम्ब की रुचि बढ़ जाएगी। और मलखम्ब के जो फायदे हैं, जो फायदे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, पहुंचाने जाने चाहिए, या मलखम्ब करने से ये फायदे होते हैं कि मलखम्ब करने से आपकी दिमाग की ताकत बढ़ती है। यू इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन, यू इम्प्रूव योर मेमोरी, यू इम्प्रूव योर फोकस, या फिजिकली स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, जो किसी भी खेल में आवश्यक है वो मलखम्ब करने से बढ़ती है। ये जब हम इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग मलखम्ब के पास भी आकृष्ट हो जाएंगे। मलखम्ब में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि मलखम्ब इज वेरी स्पेक्टेकुलर। इसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम कहते हैं कि हवा के कैनवास पर बॉडी के ब्रश से अलग अलग पेंटिंग करना, यानी मलखम्ब करना है कि देखने वालों का बस पलक झपक न जाए, ऐसे देखते रहते हैं लोग। और उसमें फिर बहुत सारे चित्त थरारक, एक बहुत ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिसको देखकर डर लगता है या जिसको देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये सब एलिमेंट्स नज़ाकत है उसमें, और उसमें लोगों को बांध कर रखने की क्षमता है। तो जितना हम ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे, जैसे आप कह रहे हैं आईपीएल, आईपीएल जैसे मलखम्ब में भी, मलखम्ब प्रीमियर लीग जब शुरू हो जाए, मलखम्ब में पैसा आ जाए, मलखम्ब करने से पैसा मिलता है, मलखम्ब करने से नौकरी मिल जाती है, मलखम्ब करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है। ये जब लोगों तक पहुंच जाएगा तो लोग मलखम्ब के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। सर, आज हम मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई का जो लाइफ़स्टाइल है बहुत ही फ़ास्ट लाइफ़स्टाइल है। यहाँ पर लोगों को खा समय नहीं मिलता है खाना खाने के लिए भी, प्रॉपर लंच डिनर करने के लिए भी। जिसके कारणवश हमारे जो यहाँ की मुंबई के रहवासी है या फिर तमाम जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में लोग रहते हैं, तो वो जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। तो सर, यदि हम मलकम करते हैं तो खाने में क्या-क्या परिवर्तन हमें लाना चाहिए? और मलकम स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, हमें बताइए? लोगों को जंक फूड में रुचि रहती है क्योंकि जंक फूड टेस्ट में अच्छा लगता है। खाने के बाद सेहत पे उसका क्या असर होता है वो खाने वाला खाते समय तो सोचता नहीं है। वैसे ही बाकी खेल खेलने में एंजॉयमेंट है, रिलैक्सेशन है, लेकिन मलखम्ब करने से जो बड़ी बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स बाकी खेलों से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, विच इज कंसिडर्ड एज द की ऑफ गुड हेल्थ, उसको सबसे ज़्यादा चलन वलन जो है वो मलखम्ब में होता है। लेकिन लोगों की रुचि जो अच्छा दिखता है, जो टेस्ट में अच्छा लगता है, वही खाने के लिए ज़्यादा जाते हैं लोग। जैसे उनको पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है, एरेटेड वाटर्स है, वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। दूध का ग्लास है तो हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन बच्चों के सामने एरेटेड वाटर कोल्ड ड्रिंक रखेंगे और दूध रखेंगे तो बच्चे कोल्ड ड्रिंक के पास ही जाएंगे क्योंकि वो टेस्ट में अच्छा है। वैसे हमें मलखम्ब की रुचि बढ़ानी है, लोगों तक पहुंचाने के लिए उसके जो आकर्षण है उसको बढ़ाना है, ताकि लोग अपने आप मलखम्ब के पीछे आकर्षित हो जाएंगे। बाद में उनको जब अभ्यास करेंगे तो उसका महत्व समझेगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि जब बाजार में जाते हैं, कोई एक मोबाइल ले लिया, कोई इस्त्री ले लिया, या कोई फ्रिज ले लिया, वॉशिंग मशीन ले लिया, तो उसके साथ एक पैम्पलेट हमें मिलता है कि ये गैजेट कैसे यूज़ करना है, इसकी लाइफ कैसे बढ़ानी है, इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है। लेकिन जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो ये ईश्वर ने दिया हुआ एक शरीर रूपी यंत्र जो है, उसको कैसे यूज़ करना है ये हमें पता नहीं है। हमें कोई पैम्पलेट उस समय मिलता नहीं है, और हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जो करनी चाहिए वो हम नहीं करते हैं, और उसके लिए फिर ये शरीर रूपी यंत्र को मिसयूज करते हैं, एब्यूज करते हैं। तो मलखम्ब, योगा, ये चीज़ ऐसी है जो कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए वो उसमें बताया गया है कि आपकी हेल्थ कैसे इंप्रूव करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ स्पैन के लिए क्या आवश्यक है, ये मलखम्ब है।
सर आज हम देखते हैं कि जो बच्चे लोग में जो ऑनलाइन गेम्स है उसका पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ते जा रहा है। आपने सुना होगा पबजी। सर आजकल लोग क्रिकेट और फुटबॉल भी सर मोबाइल में खेलते हैं। सर वर्ष के तभी आप 4 वर्ष के थे तभी से आपने मलखम खेलने का शुरुआत किया। उससे आपको प्रेरणा मिला सर, आपको मोटिवेशन मिला। सर तमाम जो आजकल के जो नौजवान हैं, बालक हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा वो मलखम में अपना रुचि बढ़ाए? बेसिकली जब हम पढ़ाई करते हैं, व्हाट वी नीड इज कंसंट्रेशन, फोकस, ग्रास्पिंग, मेमोरी, और एक अच्छे दिमागी की सेहत के लिए गुड हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए बाकी आप कुछ भी खेलो, कुछ भी करो, लेकिन आपको इंटरनली हेल्दी रहने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। जैसे स्टेप्स को ऊपर चढ़ना है, या दौड़ना है, या तैरना है, या जैसे ऊपर लटकना है, डिफरेंट योगा एक्सरसाइजेस करने हैं कि डाइजेशन अच्छा हो, सर्कुलेशन अच्छा हो, एंड योर नर्वस सिस्टम शुड बी अंडर योर कंट्रोल। और ये सभी चीज़ें मलखम में बहुत अच्छी की जाती हैं। तो आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, चाहे आप एकेडमिक्स में हो, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में हो, आप पॉलिटिशियन में हो, या बिजनेस में हो, लेकिन आपके हेल्थ को अच्छा रखना, दिमागी हालत को अच्छा रखना और फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और ये दोनों चीज़ें मलखम से बहुत अच्छी मेंटेन की जाती है। इसके लिए आपको, मलखम तो एक स्पेशलाइज्ड गेम है। आप चाहे बैडमिंटन खेले, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, एनी फिजिकल एक्टिविटी वेयर योर एक्सर्शन विल बी देयर, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस विल बी देयर, और आपका हार्ट अच्छा रहेगा, आपका दिमाग अच्छा रहेगा। और मलखम में ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से मैनेज की जाती है। सर आज हम देखते हैं कि बहुत सारे सर जो युवा है आज वो मानसिक वेदना के चंगुल में फंस चुके हैं। वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं। तो सर तमाम जो ऐसे युवा है जो हमने से समाचार में भी अक्सर आपने पढ़ा रहेगा कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का जो रेट है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। तो युवाओं के लिए सर आपका क्या संदेश रहेगा कि वो कैसे इस चैलेंज को ओवरकम कर सके? बिल्कुल, 2004 साल में हम पहले जर्मनी में गए थे, जहाँ हमने फर्स्ट मलखम वर्कशॉप वहाँ लिया था। तो 8 दिन मलखम सिखाने के बाद उनका डेमोन्स्ट्रेशन था कि 8 दिन में हम क्या सीखे। तो 45 मिनट्स का डेमोन्स्ट्रेशन था, और 10-15 मिनट का क्वेश्चन आंसर था। तो उस सेशन में एक डॉक्टर जॉर्ज लेशनर थे, जिन्होंने जर्मनी का एम्बेसडर करके इंडिया में बहुत जगह पर काम किया था। उन्होंने ये सवाल पूछा, मिस्टर देशपांडे, आप मुंबई से, इंडिया से इतना लंबा हमें जर्मनी में मलखम सिखाने के लिए आए हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हम जर्मन लोग खेल में बहुत एडवांस्ड हैं। यदि हम मलखम को थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करें तो आपको पीछे छोड़कर हम आगे चले जाएंगे। तो मैंने उनको पूछा, आपका सवाल बिल्कुल सही है, इफ वी थिंक ओनली फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आप जैसे विकसित देशों में, या भारत जैसे विकसनशील देशों में कुछ सामायिक समस्याएं हैं कि बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन जितना मार्क्स एग्जाम में चाहते हैं उतने मार्क्स उनको नहीं मिलते हैं, या तो मार्क्स मिलते हैं लेकिन जिस कोर्स को उनको एडमिशन चाहिए उस कोर्स को एडमिशन नहीं मिलती है, या पढ़ाई पूरी होने के बाद भी उनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, एंड देन दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, और फिर वो धूम्रपान, मद्यपान और मादक द्रव्यों के आहारी बन जाते हैं। देन दे टर्न टू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स। तो मलखम आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है। दिस इज व्हाट वी नीड इन द प्रेजेंट सिनेरियो। और उसी प्रकार ये एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसके लिए बच्चे बचपन से मोबाइल में या लैपटॉप में, कंप्यूटर में इतने उलझे हुए हैं कि वो खेलना या एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं। और फिर 25, 30, 35 उम्र में उनको पीठ दर्द होता है, या नेक पेन होता है, बैक पेन होता है, एंड देन दे स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन, और फिर पट्टा लगाकर पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। तो इसीलिए आवश्यक ये है कि उनको मलखम जैसे खेल में इंटरेस्ट लेना चाहिए।
और ये मलखम के जो फायदे हैं वो सिर्फ हमारे तक सीमित न रहते हुए वो आप लोगों तक भी पहुंचाने के लिए हम इंडिया से यहाँ जर्मनी आए हैं। एंड दैट वाज सो इफेक्टिव, सो सक्सेसफुल कि उसके बाद लगातार 16 साल हर साल वो मुझे मुंबई से बुलाता है। मैं 10 बच्चों को लेकर वहाँ जाता हूँ। वहाँ 2 शिविर लेता हूँ। हर एक शिविर में 50-50 बच्चे रहते हैं। तो 16 साल में 1600 जर्मन बच्चे मलखम सीखे हैं। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ मलखम। सर बहुत सारे इंटरव्यूज़ में और मीडिया आर्टिकल्स में हमने पढ़ा है कि आपके जो सर स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि उनका 10th और 12th का एग्ज़ाम है कल और वो शाम को यहाँ पर दादर में मलखम का प्रैक्टिस करें। सर हमारा जब भी एग्ज़ाम होता है भारत में अधिकांश में हम देखते हैं कि बच्चे लोग पूरा दिन पढ़ाई करते हैं। सो उसके बाद भी अच्छा परिणाम नहीं आता है। हमने काफ़ी से आपके विद्यार्थी को देखा है जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले मलखम करे, एग्ज़ाम के शाम के दिन मलखम करे और 80% के ऊपर उनको एग्जाम में रिजल्ट आया सर। सो सर इतना बेहतरीन और जो मिरेकलियस कार्य आप कर रहे हो सर, इसके बारे में हमें बताइए। ये हमारे श्री समर्थ व्यायाम में मेरी जो व्यायामशाला है उसका ये एक बेसिक रूल है कि ऑल द 365 डेज यू शुड बी इन द जिम। आपकी प्रैक्टिस रेगुलर करनी चाहिए। बहुत सारे मलखम में डिफिकल्ट एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब लोग देखकर पूछते हैं सबसे डिफिकल्ट एलिमेंट कौन सा है, तो हम यही कहते हैं कि रेगुलर करना ये सबसे डिफिकल्ट है। एक बार आपने रेगुलरिटी रख दी तो बाकी सभी एलिमेंट्स आपको आसानी से आ जाएंगे। क्योंकि एक दिन आपने भी प्रैक्टिस नहीं किया तो आपकी एफिशिएंसी 40% से कम हो जाती है। और मलखम में सिर्फ आपकी फिजिकल पावर नहीं, आपकी दिमागी जो एबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। जैसे आपको कंसंट्रेशन करना है या मेमोरी है, ग्रास्पिंग है, तो ये सब बढ़ाने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और रेगुलर पढ़ाई जितनी आवश्यक है उतनी रेगुलर एक्सरसाइज भी आवश्यक है। और स्कूल के पहले दिन से यदि बच्चे ने रेगुलर पढ़ाई की तो एग्जाम में उसके ऊपर प्रेशर टेंशन बिल्कुल नहीं आता है और वो ठंडे दिमाग से लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है। वैसे ही मेरी व्यायामशाला में जितने भी लड़के हैं लड़कियां हैं, चाहे 10th हो 12th हो, उनको रेगुलर प्रैक्टिस एग्जाम के दिन में भी शाम को थोड़ा टाइम उसको एक्सरसाइज करके जाना आवश्यक समझते हैं। और उससे फिर उनको एग्जाम में 95% 90% के ऊपर ही मार्क्स मिलते हैं। हमने आपके टेडेक्स टॉक में देखा था वहाँ पर, तभी आप ब्रीफिंग कर रहे थे सेमिनार में मलकम के बारे में। तो सो नेत्रहीन बच्चे भी वहाँ पर टेडेक्स टॉक में उन्होंने मलकम का जो दृश्य है उन्होंने जनता के सामने पेश किया। तो सर आपको क्यों लगा कि नेत्रहीन बच्चे को मलकम सिखाना चाहिए? ये मलखम की एक बहुत अच्छी ताकत है कि जिनको दिखता नहीं है उनको भी टच से उनका एपरेटस के साथ संबंध हमेशा रहता है, रस्सी हो या पोल हो। और वो बहुत अच्छा मलखम कर सकते हैं। जो विजय मर्चेंट जी नैप के अध्यक्ष थे, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, मैंने उनको बोला था कि मुझे ब्लाइंड बच्चों को मलखम सिखाना है। और उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया था कि डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही उनका देहांत हो गया तो वो आगे बात बढ़ नहीं पाई। तो ये कमला मेहता स्कूल फॉर द ब्लाइंड दादर में एक लड़कियों की अंधशाला है कि जहाँ पर मैंने 92 में लड़कियों को मलखम सिखाना शुरू किया। और मेरा भी आज तक का एक्सपीरियंस ये था, सिखाते समय मैं खुद करके दिखाता था और बच्चों को पूछता था देखो मैंने कैसे किया, अभी आप करो मैं आपको हेल्प करता हूँ। लेकिन ब्लाइंड बच्चों को करके दिखाने का कोई फायदा ही नहीं था कि वो देख नहीं पाएंगे। तो फिर आई स्टार्टेड कन्वर्टिंग एवरी एक्शन इन प्रिसाइज वर्ड कि आपको जो सिखाना है वो सिर्फ शब्दों के सहारे उनको एक्सप्लेन कर दो। और फिर वो उनको इंस्ट्रक्शन देते जाओ, वो आपके इंस्ट्रक्शन सुन पाएंगे और ब्लाइंडली वैसे ही करते जाएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप जब मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ जब लोगों ने बच्चों के खूब मलखम करते हुए ब्लाइंड लोगों को देखा तो बहुत तारीफ की, देशपांडे जी आपकी तो कमाल है, ब्लाइंड बच्चों को भी आपने मलखम सिखाया। मतलब कमाल मेरी नहीं है, ब्लाइंड बच्चों को सिखाते सिखाते कैसे सिखाना ये मैं सीख गया। कि उन्होंने मुझे सिखाया है कि हाउ टू टीच, हाउ टू, दे मेड मी अ बेटर टीचर। और ब्लाइंड बच्चों को सिखाते सिखाते मुझे ये एक्सपीरियंस आ गया कि ये बच्चे हमेशा मलूल रहते थे। लड़कियां थी, कुछ इंटरेस्ट नहीं था, एग्जाम में 35-40% मार्क्स मिल जाते थे, कैसे भी आगे के स्टैंडर्ड मिल जाते थे, ज़्यादा खाना नहीं हजम होता था,
हमेशा स्टमक में पेन होता है और सिर दर्द होता है, यही उनकी कंप्लेंट्स थी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मलखम शुरुआत किया, वैसे सूर्य नमस्कार किए, योगासन किए, तो उनकी भूख बढ़ने लगी, ज़्यादा खाना हजम होने लगा। फिर सभी चीज़ों में इंटरेस्ट आ गया। जब उनका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, लोगों ने तालियां बजाई, एप्रिसिएशन किया, तो एक सेल्फ एस्टीम बढ़ गया उनका, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। फिर एग्जाम में जिनको 35-40% मार्क्स मिलते थे, उनको 85-90% तक मार्क्स मिलने लगे। जिनको मैंने सिखाना शुरू किया, जो सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड की लड़कियां थी, वो 10th स्टैंडर्ड अच्छे मार्कों से पास हो गई, 12th पास हो गई, ग्रेजुएट हो गई। अभी बहुत सारे लड़कियों की शादी हो गई है, उनके लड़के भी अभी आए हैं। तो इतना एक जनरेशन इसमें जाने के बाद ये बहुत एक अच्छा लगता है कि ये परिवर्तन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मलखम्ब में उन्होंने किया है। एक लड़की है प्रांजल पाटिल, जो भारत की पहली ब्लाइंड आईएएस ऑफिसर है, और जो अभी पहले केरला में कलेक्टर थी, अभी दिल्ली में एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करती है। सर आज हम देखते हैं कि भारत में हर राज्य में सर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रहा है। सर महिला पर यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और रेप का जो मसला है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो सर यदि महिला मलकम प्रैक्टिस करती है तो सर फिजिकल कितने वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और ये सब जो एट्रोसिटीज उन पर हो रही है इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? मलखम्ब का बहुत अच्छा एक इफेक्ट है कि आपके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे बन जाते हैं। एक तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मेंटल स्ट्रेंथ या मेंटल पावर बढ़ जाती है, और पॉजिटिव थिंकिंग जिसको कहते हैं वो बढ़ जाता है, और क्विक डिसीजन मेकिंग। ये मलखम्ब के बहुत अच्छे फायदे। मेरे कलीग है डॉक्टर नीता ताटके, जिन्होंने पीएचडी के लिए ये थीसिस लिया था कि मेंटल बेनिफिट बाय द प्रैक्टिस ऑफ मलखम्ब। अब उन्होंने ये साइंटिफिकली 5 साल का स्टडी करने के बाद एस्टेब्लिश कर दिया है, साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है कि मलखम्ब करने से ये मेंटल एबिलिटीज जो है ये बढ़ जाती है। जैसे पॉजिटिव थिंकिंग हो, क्विक डिसीजन मेकिंग हो, क्विक रिफ्लेक्सेस हो। तो लड़कियों को ये बहुत सीखने की आवश्यकता है कि खुद को एक कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, खुद को एक स्ट्रांग बनाने के लिए, और एक सक्सेसफुल विमेन बनाने के लिए मलखम्ब का ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। सर आज केंद्र सरकार और उदय सर आप क्या स्टेप्स ले रहे हो कि मलकम को हम हर राज्य तक पहुंचाएं? और क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु सर हम और लोगों लोगों तक पहुंचाए, जन जन तक पहुंचाए, तो क्या क्या स्टेप्स सरकार और आप ले रहे हो सर? मैंने तो जब मेरी व्यायामशाला में शुरू किया, उस समय मेरी व्यायामशाला में एक दो चार लड़के मलखम्ब करते थे। सॉरी, उस समय लड़कियां तो मलखम्ब करती ही नहीं थी, ओनली बॉयज वेर डूइंग इट। लेकिन आज मेरे व्यायामशाला में 100 लड़के 100 लड़कियां डेली मलखम्ब करते हैं। इसके बाद मैंने मुंबई डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया, तो मुंबई डिस्ट्रिक्ट में 3-4 संस्थाएं थी जहां पर मलखम्ब चलता था। आज मुंबई सिटी एंड सबर्बन में 200 से ज़्यादा मलखम्ब सेंटर्स हैं जहां मलखम्ब का रेगुलर ट्रेनिंग चलता है। जब मैं महाराष्ट्र एमेच्योर मलखम्ब एसोसिएशन का सेक्रेटरी बन गया, तो बॉम्बे, पुणे, सातारा, सांगली 3-4 जिले थे जहाँ पर मलखम्ब चलता था। आज महाराष्ट्र शायद एकमेव राज्य ऐसे होगा कि जिसके हर एक जिले में रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट मलखम्ब एसोसिएशन है, एफिलेटेड टू द स्टेट एसोसिएशन। गढ़चिरौली हो, भंडारा हो, चंद्रपुर हो, गोंदिया हो, हर डिस्ट्रिक्ट में मलखम्ब एसोसिएशन है। और वैसे फिर 1987 से 2011 तक मैं मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी था। तो वहाँ पर भी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश 4 स्टेट थे जहाँ मलखम्ब चलता था। आज भारत में 33 स्टेट एसोसिएशन है जो रजिस्टर्ड है, एफिलिएटेड टू द मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में भी आसाम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, हर स्टेट में जाकर मैंने वहाँ मलखम्ब का प्रशिक्षण दिया है, वर्कशॉप लिए है, लोगों को तैयार किया है, एसोसिएशन फॉर्म किए है, वो रजिस्टर किए, और मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया को एफिलिएट किए। तो इसके बहाने मलखम्ब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा गया है। लेकिन मैंने मलखम्ब में ये एक मिसकंसेप्ट था कि मलखम्ब सिर्फ छोटे बच्चे करते हैं। ये इसको मैंने छेद दिया कि मेरे एक स्टूडेंट हैं शांतिलाल संघवी, जिन्होंने एट द एज ऑफ 82 मलखम्ब सीखना शुरू किया।
और जब हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप मुंबई में किया था 2019 में, इस दैट टाइम ही वाज 89 ईयर्स ऑफ एज, तो उन्होंने उस वर्ल्ड चैंपियनशिप के इनॉग्रेशन में डेमोन्स्ट्रेशन दिया। तो एनीबडी ऑफ एनी एज कैन लर्न मलखम्ब। मेरे पास जो भी सीखते हैं, डॉक्टर रुपिन शाह है, शीला शर्मा है, नंदिता पई है, निवेदिता है, ये ऑल दीज आर अबोव 60 एंड इवन देन दे आर लर्निंग मलखम्ब वेरी वेल एट दैट एज। और दूसरी बात, ये ब्लाइंड बच्चों को सिखाया कि एनीबडी ऑफ एनी एज ऑफ एनी डिसेबिलिटी, मूक बधिर हो या मेंटली रिटार्डेड हो या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या ब्लाइंड हो, एनीबडी कैन डू मलखम्ब। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना जाना चाहिए। और मैं बहुत सारे वनवासी, आदिवासी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी गया हूँ, जहाँ बच्चों में बहुत अच्छी काबिलियत होती है, ग्रेट पोटेंशियल, चाहे विक्रमगढ़ हो या चाहे संगमेश्वर हो, कि वहाँ के लड़के लड़कियाँ भी जो मुझे यहाँ सिटी में सिखाने के लिए 6 महीने लगते हैं, वो 6 दिन में सीख जाते हैं। तो इसका एडवांटेज लेकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मलखम्ब पहुँचाना है कि लोगों को उसका फ़ायदा हो। सर, हमारे सरकार, किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, एक आरोप हमेशा लगता है कि तब स्पोर्ट्स का बात होता है तो स्पोर्ट्स पर फाइनेंस एलोकेशन प्रॉपर नहीं होता है। सबसे ज़्यादा एलोकेशन अगर बजट का होता है स्पोर्ट्स में तो बीसीसीआई को होता है और क्रिकेट को होता है। हॉकी फेडरेशन हो या फिर तमाम सर बॉक्सिंग फेडरेशन हो, उनको इतना पैसा नहीं मिलता है क्योंकि सर मलकम एक पुश्तैनी खेल है, एक पारंपरिक खेल है, तो उतना बजट और एलोकेशन उनको होना चाहिए। सर, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, कितना बजट एलोकेशन सर आपके खेल को मिलता है? अभी जब मैंने मलखम्ब की शुरुआत की थी, तो केंद्र शासन से मलखम्ब को एक खेल करके मान्यता भी नहीं थी। वो कहते थे मलखम्ब ये तो दंड बैठक जैसे व्यायाम है, खेल कैसे हो सकता है। तो मैंने उनको बताया था कि इतने सालों से मलखम्ब की डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल चैंपियनशिप कंडक्ट कर रहे हैं। जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 1976 तक हर साल जिम्नास्टिक के साथ साथ मलखम्ब की भी नेशनल चैंपियनशिप ली है। और फिर 80-81 में मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया का जब एग्जिस्टेंस हुआ, उस समय से हर साल मलखम्ब की नेशनल चैंपियनशिप भारत के अलग अलग राज्यों में होती है, जिसमें 20-25 राज्य भाग लेते हैं, उनके खिलाड़ी पार्टिसिपेट होते हैं। तो इसको मान्यता मिलने के लिए बहुत आवश्यक है। तो 1996 में जब मुकुल वासनिक केंद्रीय क्रीड़ा मंत्री थे, उन्होंने मलखम्ब को मान्यता दे दी। और सुरेश कलमाड़ी जब रेलवे मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मलखम्ब की नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ियों को रेलवे कंसेशन जारी कर दिया। लेकिन उस समय हम रेलवे से जाते थे नेशनल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी जब से पंतप्रधान हुए हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, उन्होंने मलखम्ब में आमूलाग्र परिवर्तन कर दिया। यानी जैसे योगा, कलरीपयट्टू, टांग था या मलखम्ब जैसे इंडिजिनस गेम्स को उन्होंने बहुत बड़ा स्थान दे दिया, खेलो इंडिया में सम्मिलित कर दिया। तो अभी बच्चे ट्रेन से नहीं लेकिन फ्लाइट से जाते हैं नेशनल चैंपियनशिप के लिए। और नेशनल चैंपियनशिप के जो विनर्स हैं, उनको महीने का 10,000 यानी साल का 1,20,000 स्कॉलरशिप मिलता है। और एक मलखम्ब सेंटर शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए इक्विपमेंट ग्रांट दिया। इसे 500 सेंटर पूरे इंडिया में तैयार करने की उनकी योजना है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से। तो इससे मलखम्ब में बहुत परिवर्तन हुआ है। महाराष्ट्र में भी मलखम्ब के खिलाड़ियों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल गई है। और केंद्र शासन में भी मलखम्ब खिलाड़ियों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दिए हैं। जैसे अर्जुन अवार्ड हो, द्रोणाचार्य हो और पद्मश्री हो, इसमें भी मलखम्ब के खिलाड़ियों को आज संधि दी जाती है। सर, हमने देखा है कि आपका निरंतर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी से आपका मुलाकात होता है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मुलाकात होता है, अनुराग ठाकुर जी से आपका मुलाकात होता है। तो तभी सर आपका मीटिंग होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, तो उनसे आपका क्या संवाद होता है और वो आप कैसे आप उनको गाइड करते हो, वो आपको सपोर्ट करते हैं कि मलकम को और प्रसार और प्रचार कर सके? मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं उनको कुछ गाइड करूँ, या अभी तक उनसे हाँ 1-2 बार तो मुलाकात हुई है, लेकिन वो बहुत बड़े झमेले में कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए हुई है। लेकिन मेरी बड़ी बहुत इच्छा है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से या गवर्नमेंट का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, उनको जाकर अप्रोच होना है। और मलखम्ब के लिए, मलखम्ब के प्रचार प्रसार के लिए अभी तक मैं 52 देशों में जा चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ मलखम्ब जाना चाहिए, या
रेलवे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, बैंक स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, इनमें मलखम को अडॉप्ट करना चाहिए। ये बहुत सारी योजनाएं अभी बाकी है, जैसे NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इसको अलग अलग खेलों के सर्टिफिकेट कोर्सेस रहते हैं, टीचर्स के लिए, ट्रेनर्स के लिए, वैसे मलखम के भी कोर्सेज होने चाहिए। हमने 93 में मलखम का पहला एक NIS सर्टिफिकेट कोर्स पूना में बालीवाड़ी में किया था, लेकिन उसके बाद अभी तक तो हुआ नहीं है, तो ये कोर्सेज शुरू करनी चाहिए। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे इनको मिलने का मौका मिले, उनके साथ डिस्कस करने का, और उनकी हेल्प लेकर हम मलखम को आगे कैसे बढ़ाते हैं। सर ये खेल के लिए महाराष्ट्र सरकार का योगदान कैसे है, वो कैसे आपको मदद करते हैं मलखम खेल के लिए? महाराष्ट्र सरकार ने बहुत सालों से मलखम को स्कूल गेम्स में लाया है। जब SGFI ने मलखम को इंक्लूड नहीं किया था, उस समय भी महाराष्ट्र शासन ने किया था, या विमेन स्पोर्ट्स में किया था, या ग्रामीण क्रीड़ा महोत्सव में किया था, और मलखम के नेशनल्स को जाने वाले स्टेट टीम को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था। नेशनल्स की तैयारी करने के लिए जो शिविर लगते हैं, उसके लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था। बहुत सारे मलखम के खिलाड़ी हैं जिनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है, तो गवर्नमेंट का रोल काफ़ी पॉजिटिव है। अभी इसमें और बढ़ाई होने की आवश्यकता है। सर कोई भी खेल को अगर उसको इन्वेंट करना है और लोगों तक पहुंचना है, बहुत सारा फाइनेंस लगता है। सर एक वक्त भारत में ऐसा आ गया था कि मलखम इतना प्रचलित नहीं था, लेकिन सर आपके श्रम परिश्रम और आपके योगदान से मलखम आज ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज के ऊपर देशों में प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो सर तभी आरंभ हुआ था इस खेल का, मतलब आपने कार्य करना शुरुआत किया था, फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए रह गए, फाइनेंशियल सिचुएशन भी, कंडीशन भी खराब हुआ रहेगा। किन किन चुनौतियों का सर आपको सामना करना पड़ा? क्या है, सभी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन पैसा जब आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपका काम यदि अच्छा है, तो आप कुछ कारपोरेट हाउसेस जो है, कुछ बड़े बड़े जो टाइकून्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके पास जाकर उनको आपकी पोजीशन जो है एक्सप्लेन की, तो उनके पास से आपको अच्छी मदद डेफिनेटली मिल जाती है। जैसे JSW है, जिन्होंने बहुत सारे ओलंपियंस तैयार किए हैं, उनके प्रैक्टिस की फैसिलिटीज तैयार की है। तो संगीता जिंदाल जी जो चेयरपर्सन है, उन्होंने मलखम के लिए शाहपुर तालुके में, पालघर तालुके में इतने स्कूलों के टीचर्स को इकट्ठे करके उनके ट्रेनिंग के लिए योजना बनाई। मैं गए 2-3 साल से वहाँ हर महीने में एक बार 2 बार वहाँ जाता हूँ, वहाँ टीचर्स को ट्रेन करता हूँ। वो टीचर्स जिस स्कूल से आते हैं, उस स्कूल को JSW से मलखम इक्विपमेंट दिया जाता है, और वो टीचर्स अपने अपने स्कूल में चालू करते हैं। अभी 3 साल में शाहपुर में कम से कम 100 स्कूलों में मलखम शुरू हो गया है। तो अभी हम जो पेरिस ओलंपिक गए थे, तो रिलायंस फाउंडेशन ने पूरे टीम का वीसा हो, वहाँ जाने आने का, रहने खाने की व्यवस्था हो, ये सब यूनिफॉर्म हो, ये सब व्यवस्था जो कि रिलायंस फाउंडेशन के नीता मुकेश अंबानी जी, उन्होंने किया था। ऐसे बिजनेस हाउसेस के लिए ये एक चुनौती है कि चलो एक इंडिजिनस गेम को आगे बढ़ाने के लिए, और जो फायदेमंद है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट मिल जाएगा, इसके लिए हमें कुछ योगदान देना है, तो वो अपने आप देते हैं। सर आखिर में तमाम जो देश के नौजवान है, युवा है, उन क्या संदेश आपका रहेगा उनके लिए कि वो भी इस खेल में पार्टिसिपेट करें और नेक्स्ट ओलंपिक्स में एक खेल के स्वरूप में हम भी उसे पार्टिसिपेट करें? डेफिनेटली ये एक दूसरे का काम नहीं है, ये तो पूरे सभी लोगों ने इकट्ठे आकर शासन के साथ, गवर्नमेंट के हेल्प से, और ये जब फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनको अप्रोच होके सभी को इकट्ठा करना है कि चलो हमारा खेल है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई में उसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, किसी को भी मलखम करने से डॉक्टर के पास जाने का खर्चा बच जाएगा उसका, और खुद अच्छे ढंग से ही कैन लिव अ कंप्लीट फुल लाइफ। तो इसके लिए हमें इकट्ठे आकर कोशिश करनी है, और अभी ओलंपिक में डेमोन्स्ट्रेशन लेवल पे तो मलखम गया हुआ है, लेकिन 2036 में जब इंडिया में ओलंपिक का आयोजन होगा, अहमदाबाद में शायद हो सकता है, उस समय वी विल बी इंडिया विल बी द होस्ट फॉर दैट ओलंपिक।
उस समय मलखम्ब एक कॉम्पिटिटिव खेल करके उसमें जाएगा तो हमें मेडल्स की भी ज़्यादा चांसेस होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज को उसमें पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिलेगा। तो इट्स नॉट इंडिविजुअल एफर्ट, इट्स ऑल ऑफ अस टू कम फॉरवर्ड एंड इसको अच्छा सक्सेस करने में अपने हाथ जुटाने की आवश्यकता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके कीमती समय में सबने समय दिया आज खास मुलाकात के लिए। और तमाम जो भारत के युवा है, विद्यार्थी है, उनको प्रेरणा मिला रहेगा आपके साक्षात्कार के द्वारा। थैंक यू वेरी मच।